नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। इस अंक में हम आम जनता से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां जो भी होती हैं उन्हें आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। आज जब इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 24 जुलाई 2023 है। सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर बाजार की। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि देश के शेयर बाजार इन दिनों तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं और नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। शेयर बाजार को देश की आर्थिक सेहत कैसी है उसका एक तरह से आईना माना जाता है और ऐसे में जबकि शेयर बाजार रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं तो ये स्वाभाविक है, ये माना जाना चाहिए कि देश की आर्थिक सेहत भी ठीक ही होगी। और जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो भी कुछ ऐसी कहानी हमारे सामने, ऐसी तस्वीर हमारे सामने पेश करते हैं। देश का निर्यात कारोबार जो है, दुनिया में जो तमाम भू राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं उसके बावजूद देश का निर्यात बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर से 600 अरब डॉलर के आंकड़े को इससे ऊपर निकल चुका है। इससे पहले ये 550 अरब डॉलर से भी नीचे आ गया था और तब हमने इस पर चिंता भी व्यक्त की थी, लेकिन अब एक बार फिर से 600 अरब डॉलर के आंकड़े से ऊपर निकल गया है। माल एवं सेवा कर के आंकड़े भी हर महीने हम आपको बताते हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा अब जो है हर महीने का औसत बनता जा रहा है। कंपनियों के पहली तिमाही अप्रैल मई जून के जो आंकड़े आए हैं वो भी ठीक ठाक हैं। बैंक और वित्तीय कंपनियों के जो मुनाफा है वो काफी अच्छा रहा है। हालांकि तेल और गैस कंपनियों का मुनाफा थोड़ा कम रहा है क्योंकि तेल और गैस के दाम, जो कच्चा तेल है उसके दाम कुछ नीचे आए हैं। और सॉफ्टवेयर कंपनियों की अगर बात की जाए तो उनके परिणाम भी जितनी बड़ी छलांग वो लगा सकते थे उतना नहीं दिखा है, कुछ धीमी रही उनकी छलांग। और महंगाई की अगर बात करें तो पिछले 1-2 महीने में जो महंगाई का आंकड़ा नीचे आ रहा था वो जून के महीने में फिर ऊपर चला गया है। दूसरी तरफ इन दिनों देश के आधे से ज्यादा हिस्से में बारिश और बाढ़ का कहर दिख रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर बारिश, भूस्खलन, बाढ़, इन चीजों से जो लोगों की शहरी जिंदगी जो उसमें उथल पुथल मचा रखी है। लेकिन शेयर बाजार पर इस स्थिति का असर फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है। शेयर बाजार इसे कितनी गंभीरता से लेता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। गुजरात और महाराष्ट्र बड़े औद्योगिक राज्य हैं और इन राज्यों में पिछले सप्ताह बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर रही है, लेकिन शेयर बाजार की प्रतिक्रिया में ये जो है ये तस्वीर नहीं दिखती है। शेयर बाजार का आंकड़ा कहां पहुंचा? 21 जुलाई यानी पिछला शुक्रवार जो पिछले सप्ताह का अंतिम कार्य दिवस था उस दिन में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी जो सूचकांक है वो 19,745 अंक पर बंद हुआ। 234, इससे पिछले दिन के मुकाबले 234 अंक नीचे आया। यानी इससे पहले बृहस्पतिवार को ये 20,000 के आंकड़े के करीब पहुंच गया था, मात्र 8 अंक नीचे 19,991 पे पहुंच गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शेयर बाजार कितनी तेजी से बढ़ रहा है। बम्बई शेयर बाजार जो BSE है उसका सेंसेक्स शुक्रवार को 66,684.26 अंक पर बंद हुआ और इससे पिछले दिन 67,000 से भी ऊपर निकल गया। 67,619.17 अंक पर बंद हुआ। यानी अब लगता है कि अगर ये तेजी ऐसे ही चलती रही तो अगले 2-3 महीने में ये 1 लाख पर पहुंच जाएगा। और बाजार विशेषज्ञ ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि बाजार में बहुत तेजी है, जरूरत से ज्यादा तेजी आ रही है, बुलबुला फूटने वाला, ऐसी बात कोई नहीं कर रहा है। अखबारों में जो भी विशेषज्ञ दिख रहे हैं, जो भी अपनी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि वो ये कहते हैं कि जैसे ही बाजार चढ़ेगा एक झटका लगेगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर उसमें लोग खरीदारी करेंगे, फिर ऊपर जाएगा। क्योंकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं वो लगातार भारतीय शेयर बाजारों में निवेश कर रहे हैं। हाँ, जिस दिन ये निवेशक बाजार से दूर हो जाएंगे उस दिन बाजार में गिरावट आ सकती है। तो फिलहाल वो लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंकों में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, सॉफ्टवेयर कंपनियों में खरीदारी उनकी जारी है। अब हम बात करते हैं महंगाई की। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित जून के आंकड़े आए हैं। जून में ये 4.81% है। एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हमारे से सीधा जुड़ा है, जो हम बाजार में खरीदारी करते हैं वहाँ जो दाम है उसके हिसाब से। तो जून में ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ गया है 4.81%, क्योंकि मई में ये 4.31 रहा। पहले 4.25% का आंकड़ा आया था, फिर उसमें संशोधन हुआ। हर बार इसमें भी संशोधन हो सकता है। जो जून का आंकड़ा 4.81 है, जब अगले महीने ये जुलाई के आंकड़े अगस्त में आएंगे तो उसमें इसमें भी संशोधन हो सकता है। तो मई का जो पहले 4.25% था वो 4.31 हो गया। उससे पहले अप्रैल में 4.70 था और मार्च में 5.66। तो अब ये फिर 5% की तरफ बढ़ रहा है। जून के आंकड़े 4.81 के आए हैं।
और अगर हम सिर्फ खाद्य मूल्य की बात करें, जो खाने पीने की चीजें, उनका जो ग्रुप है, उसकी जो इन्फ्लेशन है वो जून में 4.49 पर पहुंच गया। मई में 3 था और जून में 4.5 के करीब पहुंच गया। यानी खाने पीने की चीजों के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। अलग अलग ग्रुप की अगर बात करें, अनाज के ग्रुप में 12.71% जून 22 से जून 23, एक साल में खाने पीने की चीजें अनाज वाले जो समूह है उसका 12.71% बढ़ गया। अंडा 7% बढ़ गया। दूध और उसके उत्पाद 8.56% बढ़ गए। दालें और उसके उत्पाद 10.5% बढ़ गए। चीनी के और उसके उत्पाद 3% बढ़ गए। मसाले मैंने पिछली बार भी कहा था सबसे ज्यादा 19.19%। एक साल में मसालों के दाम 19.5% बढ़ गए हैं, तो ये देखने की बात है। बाकी कपड़े, जूते, चप्पल 6.19%। घरेलू सामान और सेवाएं, घर की जो सेवाएं होती 5.5%। स्वास्थ्य खर्च 6.21%। लेकिन ताज्जुब की बात है कि अगर थोक मूल्य सूचकांक की हम बात करें तो थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट आ रही है। गिरावट इन द सेंस की घट रहा है। एक तो होता है कि बढ़ते हुए थोड़ा सा नीचे आ गया, बढ़ रहा है लेकिन थोड़ा कम बढ़ रहा है, लेकिन थोक मूल्य सूचकांक घट रहा है। जून में 4.12%। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित जो महंगाई है उसमें 4.12% की गिरावट आई है। मई में भी ये 3.48%, 3.5% घटा था। जून में 4.1, यानी उससे भी ज्यादा घट गया। तो ये समझने की बात है कि थोक बाजार में तो महंगाई कम हो रही है, लेकिन खुदरा बाजार में ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ये जो गैप है बीच का, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, पैकिंग में नई पैकिंग आ रही है, कितना बढ़िया क्वालिटी के अच्छी पैकिंग हो रही है, उसमें कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितने जो है उसके बीच के जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उनका मार्जिन कितना बढ़ रहा है। तो थोक और खुदरा महंगाई के अंतर की तरफ ध्यान देने की बात है। कच्चा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कपड़े के दाम और खनिज तेल के दाम घटने से थोक महंगाई घटी है। ये जो भी मैं आंकड़े आपको बता रहा हूँ ये सब सरकारी आंकड़े हैं। सरकार के जो मंत्रालय हैं वो ये जारी करते हैं। हमने टमाटर की महंगाई की बात की थी। टमाटर जो है हमने कहा था 120 रुपए, 150 रुपए किलो, 200 रुपए, कहीं तो 200 रुपए किलो भी बिक गया। तो सरकार ने टमाटर के दाम घटाने के लिए 90 रुपए किलो के दाम पर टमाटर बेचना शुरू कर दिया। नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन, नाफेड वगैरह ने बेचना शुरू किया। पहले 90 रुपए बेचा, फिर कहते हैं 80 रुपए बेचा। अब 20 जुलाई से कह रहे हैं कि 70 रुपए किलो हम बेच रहे हैं। एनसीसीएफ और नाफेड ये बिक्री कर रहे हैं अपने ट्रक वगैरह भेज के जगह जगह पे, पॉइंट पे। लेकिन अभी भी खुदरा बाजार में टमाटर 100 रुपए से ऊपर 120 रुपए किलो बोला जा रहा है। ये देखने की बात है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले मंत्री, खाद्य मंत्री, सार्वजनिक वितरण मंत्री, कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल, तमाम मंत्रालय पीयूष गोयल जी संभाल रहे हैं। और ये भी उनके देखना पड़ेगा कि किस प्रकार वो सारे मंत्रालय पर नजर रखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने चने की दाल भी 60 रुपए किलो बेचने की शुरुआत की है। भारत दाल ये ब्रांड उन्होंने रखा है, भारत दाल। चने की दाल बेच रहे हैं 60 रुपए किलो। 1 किलो का पैकेट खरीदेंगे 60 रुपए में, और अगर 30 रुपए किलो का पैक आप लेंगे तो 55 रुपए किलो आपको पड़ेगी। नाफेड बेचेगा। राज्य सरकारों को भी भेजने भी आप भी अपने आउटलेट के थ्रू जो है सस्ती दाल, चने की दाल बेचो, क्योंकि चने की दाल का इस समय जो है वैसे लीन पीरियड है कि चने की दाल रबी मौसम में आती है। अब रबी मौसम तो अभी निकल चुका है, तो इसलिए चने की दाल हो सकता है बाजार में महंगी हो, तो उन्होंने 60 रुपए किलो बेचने, यानी सरकार टमाटर बेच रही है, दाल बेच रही है, खाद्य तेलों के दाम तो इस समय कम है। हर उस चीज पर नजर रख रही है सरकार की, जो भी महंगा होता है उसको उसके दाम घटाने के लिए। गेहूं और चावल, आटे के दाम बढ़ रहे थे तो गेहूं खुले बाजार में बेचना शुरू कर दिया। आटा मिलों को सस्ते दाम पर 29, 30, 27, 28, 29, 30 रुपए किलो गेहूं बेचना शुरू कर दिया ताकि आटे के दाम नीचे आए। चावल बाजार में बेचना शुरू कर दिया है, उसके दाम भी, ताकि उसके दाम पर भी अंकुश लगे, क्योंकि बाजार में सामान्य चावल इस समय 40-50 रुपए किलो से आपको कम चावल मिलेगा नहीं। तो सरकार चावल के दाम भी नीचे लाने के लिए चावल बेच रही खुले बाजार में। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की अगर बात करें तो औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ रहा है। मई के आंकड़े, जो लेटेस्ट आंकड़े मई के हैं, 5.2% की वृद्धि रही है। और इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल मई की अगर बात करें तो 4.8% की दर से जो हमारा औद्योगिक उत्पादन है वो बढ़ा है। अब हम एक बात करते हैं सहारा समूह की। सहारा के मामले में, सहारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जहां निवेशकों ने काफी पैसा जमा कराया, उनके पैसे नहीं मिले, उच्चतम न्यायालय में इसका मामला चला। सेबी ने इस मामले में निवेशकों की हित के लिए, सेबी भी आगे आया, उसने जो है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा। तो अब उसमें जो है सहारा की जो 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ये 4 नाम जो मैंने बोले हैं, ये सहारा ग्रुप की कंपनियां हैं। इनके निवेशकों का पैसा उनको लौटाने का काम शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया
कि 5,000 करोड़ रुपए जो है वो सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है दिए गए हैं कि आप इनको जो है सारा समूह की जो ये सोसाइटी है इनके निवेशकों को लौटाइए। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने CRCS सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी सहारा रिफंड पोर्टल ये शुरू किया है। तो जो भी निवेशक है इस पोर्टल पर जाएं, उसमें अपना दस्तावेज डालें, अपना बताएं कि हमें कितना पैसा लेना है और उनके दस्तावेज की उनका जो सर्टिफिकेट जो भी कागज उनके पास होंगे उसकी जांच होगी और उनको फिर वो पैसा उनके सीधा बैंक खाते में जाएगा। उनको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी कि उनके बैंक खाते का नंबर क्या है, बैंक खाता उनके आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं है, आधार कार्ड मोबाइल फोन से लिंक है कि नहीं है। ये बाकायदा बोला गया है कि आधार कार्ड उनके बैंक खाते में भी होना चाहिए और आधार कार्ड उनके मोबाइल से भी जुड़ा होना चाहिए, तब वो इसमें अप्लाई करें इस पोर्टल में। और अप्लाई कैसे कर सकते हैं? जो लोग गांव में रहते हैं, जिनके पास कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, वो ये जो कॉमन सर्विस सेंटर है जो छोटे छोटे बाजारों में देश भर में खुले हुए हैं, CSC जिनको कहते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, जहाँ आप अपनी पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, अपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तमाम चीजों के लिए अप्लाई करने जाते हैं, वो आपकी मदद करते हैं। तो वहाँ जाएं और CRCS सारा रिफंड पोर्टल पर अपने दस्तावेज डालें, अपना दावा डालें, तो वहां से आपको ये पैसा सरकार जो है जारी कर देगी। सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन दावा जमा कराने के बाद जो भी आपके दस्तावेज होंगे उनकी जांच होगी, जो भी वास्तविक निवेशक होगा उसको पैसा जरूर मिलेगा। 45 दिन के अंदर उनके बैंक खाते में सीधा ये पैसा डाल दिया जाएगा। और शुरू में जो 10,000 रुपए तक जिन लोगों के हैं, 10,000 रुपए से लेकर और 30,000 रुपए तक जिन लोगों के पैसे हैं, शुरू में उन निवेशकों को ये पैसे दिए जाएंगे। जिनके ज्यादा पैसे उनके लिए बाद में ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी, उनको बाद में दिए जाएंगे। ये जानकारी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिए है। उन्होंने कहा कि जो जेन्युइन जो वास्तविक निवेशक होंगे उनके पैसे जरूर मिलेंगे, लेकिन जिन लोगों ने पैसे जमा नहीं कराए लेकिन वो दावा करते हैं, तो उनके लिए उन्होंने कहा है कि उनके पैसे ऐसा नहीं हो सकता। करीब 1,78,00,000 निवेशक हैं जिनका 30,000 रुपए तक का धन इन कंपनियों में फंसा है, तो उनके लिए ये कार्रवाई शुरू हो गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 29 मार्च 2023 को आदेश दिया था सहारा से भी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में हस्तांतरित किए जाएं CRCS में, ताकि उन्हें जो वास्तविक जमा करता है उनको उन्हें लौटाया जा सके। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति R सुभाष रेड्डी इस पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखेंगे। श्री गौरव अग्रवाल को न्याय मित्र के तौर पर उनकी सहायता करेंगे और चारों सोसाइटी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, विशेष ड्यूटी अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। तो इसके लिए https MOC मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव MOC-refund.crcs.gov.in ये पोर्टल किया गया, उस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। आपका पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा। अपने खाते को आधार कार्ड से जोड़ें, अपने खाते को मोबाइल से जोड़ें, ये जरूरी है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले में फिर आपसे मुलाकात होगी। अब हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।